हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों ये बीपीएससी 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए ये प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। अभी तक दोस्तों हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 80 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। यहाँ पे 80 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल और विज्ञान शामिल है। ठीक है, और अर्थशास्त्र भी इसमें आपका शामिल रहेगा। और इसमें 80 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बता दें अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, ये 80 प्रश्न दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदे करेंगे, क्योंकि इसी तरह के जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न इस तरह हूबहू आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे हर एक सेट से। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और सबसे पहला जो एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है किताबुल हिंद, ठीक है, का लेखक अलबरूनी, यानी किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा, देखिए ये जो अलबरूनी लेखक था, ये इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अलबरूनी लेखक जो है वो गजनबी के समय भारत में आया था। किसके? गजनबी के समय। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन अलबरूनी के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये 11वीं शताब्दी में आया था। कब? 11वीं शताब्दी में। और अलबरूनी फारसी भी जानता था, उसके साथ साथ संस्कृत के साथ साथ दोस्तों उसको हिब्रू तथा सीरियाई भाषा भी आती थी। ठीक है, और उसने किताब उल हिंद में उन्होंने क्या क्या लिखा? उन्होंने दर्शन के बारे में लिखा, भारत के। उसके बाद उन्होंने त्योहार के बारे में लिखा। उसके बाद खगोल विज्ञान के बारे में भी उन्होंने, भारत के खगोल विज्ञान के बारे में भी उसने लिखा। और भारत के रीति रिवाजों के बारे में भी उसने क्या किया? चर्चा किया। रीति रिवाजों के बारे में भी उसने चर्चा किया, रीति रिवाज भारत के कैसे थे। तो वो किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी ने इस तरह कुछ भारत का वर्णन किया है अपनी किताब में। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा एक, मोहम्मद गजनबी के समय अलबरूनी आया था। अब आगे चलते हैं। इधर दोस्तों 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगर दोस्तों पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। और पूछ रहा है कि इसमें कौन नहीं थे, तो वो हेराल्ड जो विल्सन था ये नहीं था दोस्तों। ये त्रिसदस्यीय एक प्रकार का इनका सभा था, जिसमें सर स्टेफोर्ड और A.B. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोगों की ये आपका मिशन था। इन लोगों का 3 सदस्यीय मिशन था। और इसमें जो पैथिक लॉरेंस थे दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष के रूप में थे, और बाकी सब इनके सहयोगी थे। और इनका कार्य जो था 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, इसका कार्य था भारत के भावी राजनीतिक जो है कि स्वरूप ढांचा प्रदान करना। भारत का राजनीतिक स्वरूप ढांचा प्रदान करना 1946 कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। और इसमें अगर पूछा जाए कि कौन नहीं थे, तो इसमें दोस्तों हेराल्ड विल्सन जो था इसमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। कह जून यानी 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई? तो अगर दोस्तों ब्लैक होल घटना के बारे में बात किया जाए, तो ब्लैक होल घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई। किसके? सिराजुद्दौला के समय घटित हुई थी। उस समय दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला दस्तक के दुरुपयोग तथा कलकत्ता के किलेबंदी को लेकर अंग्रेजों से नाराज था। ये जो देखिए सिराजुद्दौला जो है दोस्तों, वो क्या थे? दस्तक यानी दस्तक के दुरुपयोग से तथा कलकत्ता के किलेबंदी कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, उससे बहुत वो नाराज थे। इसलिए उसने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। देखिए उन्होंने क्या किया, 146 अंग्रेजों को एक कमरे में उन्होंने बंद कर दिया, जिसमें अगले दिन सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे। देखो क्या कहिए, 146 लोगों को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया और बाकी लोग उसमें मर गए, और 23 लोग ही उसमें जिंदा बचे थे। इसीलिए काल कोठरी की घटना इसका कहा जाता है। ब्लैक होल यानी काल कोठरी। क्या किया? काल कोठरी की घटना कौन दिया था? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुआ था। और इन्होंने ही ये जो है कि घटना दी थी। 146 अंग्रेजों को एक किले में बंद कर दिए, जिसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। याद रहेगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? देखिए दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा स्टार्ट की।
और दांडी मार्च इन्होंने स्टार्ट किया। और दांडी मार्च इन्होंने क्यों स्टार्ट किया? इन्होंने नमक के खिलाफ, नमक कानून को तोड़ने के लिए ये क्या किए, ये दांडी मार्च इन्होंने निकाला था। और ये 78 अनुयायियों के साथ अपने गए थे। कहीं कहीं दोस्तों 79 देता है, तो इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी 79, कभी कभी जो कि 78 देता है। और गांधी जी क्या किए थे, 240 मील चले थे। अगर पूछा जाए कितना मील चले थे, तो 240 मील चले थे। और लगभग 240 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 385 किलोमीटर के बराबर। और वो भी पैदल गए थे। और पहुंचे कब थे दोस्तों? ये पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए। और दोस्तों ये जो नमक कानून उन्होंने तोड़ा 6/4 यानी 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून को तोड़े। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और नमक के विरुद्ध था। ये 78 अनुयायियों या 79 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर दूर तक पैदल चले थे, लगभग 385 किलोमीटर। 5 तारीख को पहुंच गए वहाँ पे, साबरमती से दांडी तक गए। और उसके बाद 6 तारीख को दोस्तों उन्होंने अपना नमक कानून को तोड़ दिया। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को प्रारंभ किया था। और यहीं से जब नमक कानून टूट जाता है तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का उन्होंने स्टार्ट किया। बाकी है, आगे चलते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जो है कि एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि ये जो प्रश्न है आपको हेल्पफुल लग रहा है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। गीता बोध के लेखक कौन है? देखिए गीता बोध के जो लेखक हैं दोस्तों, ये 5 नंबर के प्रश्न को देखो। गीता बोध के लेखक आपके महात्मा गांधी, ठीक है। गीता बोध के लेखक महात्मा गांधी को माना जाता है और महात्मा गांधी ने गीता बोध को लिखा था। अब आगे चलते हैं। देखिए तो दोस्तों इसमें ज़्यादा हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, जो लगेगा कि डिस्कस करने लायक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग को 80 प्रश्न को टच करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्न को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा और जो है कि हम लोग को प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जो है कि बाकी सेटों को भी हमको करना है। तो 6 नंबर देखेंगे। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अगर बात करें दोस्तों तो ये अली बंधु हैं, क्योंकि इनके सभी के पीछे अली लगा हुआ है, इसलिए अली बंधु के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। और इनमें जो है कि शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों लोग थे, ठीक है। और ये लोग खिलाफत आंदोलन के समय ये लोग उसका नेतृत्व किए थे, खिलाफत आंदोलन का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। अब खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1919 और 1920 के समय जो है कि 1919 के समय और 1920 के समय जो है कि ये खिलाफत आंदोलन दोस्तों स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि खालिस्तान के विरोध में वापस कर दिया। देखिए दोस्तों जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था जनरल डायर द्वारा, इसको करने वाले कौन था? जनरल डायर। अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया बिना चेतावनी के। और उस समय जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, और उसी के समय रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे, ठीक है। और उस समय जो कि माइकल ओ डायर था, जिसे उसका पूरा नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, ठीक है। फिर बाद में इस डायर को उधम सिंह जा करके मार देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। वर्ष 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? देखिए जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया दोस्तों? तो जब 1922 की बात आती है, ठीक है, तो 1922 में चौरी चौरा एक जो है कि नरसंहार हुआ था। और चौरी चौरा में यानी गोरखपुर के नज़दीक चौरा चौरी स्थान पे कई सिपाहियों को वहाँ के लोगों ने बन करके उनको थाने में मार दिया था। तो इस तरह की गोरखपुर जिले में ये घटना हुई थी। यहाँ कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने, वहाँ की जनता ने 22 जो है कि अंग्रेजों पुलिसकर्मियों को मार दिया, ठीक है। 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। इसी कारण जो है कि उसी घटना से प्रेरित होकर यानी दुखित होकर महात्मा गांधी ने चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण इस जो है कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। अभी दोस्तों किवाड़ थोड़ा खुल गई थी, इसको बंद कर देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 9वां प्रश्न, 9 वाले प्रश्न को देखेंगे।
प्रशासनिक सुधार व विचार के लिए साइमन कमीशन कब भारत आया? देखिए, साइमन कमीशन का अगर गठन पूछा जाए तो 1927 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। अगर पूछा जाए कि कब भारत आया था, तो भारत आया था 1928 में। ठीक है, प्रशासनिक सुधार का विचार रखने के लिए, ठीक है, साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया। अगर पूछा जाए कब गठित हुआ था तो 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन, श्वेत आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत आयोग। याद रहेगा दोस्तों, इसको श्वेत आयोग भी कहा जाता है। इसमें 7 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? 7 सदस्य ब्रिटिश के थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। और इसी के विरुद्ध में दोस्तों गो साइमन का नारा भी लगाया गया था। ठीक है, तो ये 1928 में भारत में आया था। अब देखते हैं पूना समझौता किससे संबंधित था। तो देखिए, जो पूना समझौता है दोस्तों दलित वर्ग से संबंधित था। यह समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को जो है कि शिमला समझौता हुआ था। और ये समझौता दोस्तों किससे संबंधित था? ये भारत के दलित वर्गों से संबंधित था। ये महात्मा गांधी और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य में ये समझौता हुआ था। दलित वर्ग के लिए एक जो है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे अंबेडकर जी। ठीक है, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने इन्हें क्या कर दिया? इनको अलग जो है कि निर्वाचन क्षेत्र न देने का वादा किया तथा सीटों में इनकी संख्या, विधानमंडलों में दलित वर्ग की सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित कर दिए। ठीक है, और सीटों की संख्या जो है कि 18% लगभग बढ़ा दिए, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं देने का ये महात्मा गांधी ने एक तरकीब निकाल लिया था। ठीक है, तो उस समय जो है कि समझौता किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य ये पूना समझौता हुआ था 1932 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है दोस्तों यू आकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, तो अगर यू आकार की घाटियां दोस्तों देखा जाए तो ये हिमानी जो क्षेत्र है, हिमानी में पाई जाती हैं। इसका निर्माण हिमनद द्वारा होता है। हिमनद द्वारा प्रवाह के मार्ग में अपघर्षण जब होता है, जब हिमालय से जब दोस्तों चाहिए हिमानी जो जहाँ बर्फ ज़्यादा घटित होता है वहाँ देखते हैं तो बर्फ फिसल करके जब आता है तो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव होता है और उसके अपघर्षण द्वारा जो आकृति बनती है वही यू आकार की घाटी कहलाती है और वो हिमानी द्वारा यानी बर्फों द्वारा होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 12। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, इसका दोस्तों आप देखेंगे तो इधर जो है कि गुजरात से, अगर गुजरात देखा जाए, फिर राजस्थान से होके जाती है, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद दोस्तों उसके बाद जाती है बंगाल में, उसके बाद इधर एक तरफ मिजोरम में चली जाती है। तो अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत की गुजरती है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक जो है कि बीच में त्रिपुरा भी पड़ता है दोस्तों, तो इधर त्रिपुरा भी देख लेंगे। और इधर जो है कि आपका मिजोरम में होते हुए 8 राज्यों से होकर गुजर जाती है। और अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसमें जो मणिपुर है, मणिपुर से होते हुए ये जो है कि कर्क रेखा नहीं जाती है। इसका एक और शॉर्ट फॉर्म होता है मित्र पर गमछा जार। और दोस्तों यहाँ अगर डिजिटल बोर्ड होता मेरा तो मैं उस पर अच्छे से बताता, क्योंकि मेरा इस समय जो है कि लाइट वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जो डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, अब इसका जो है कि आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का डी। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? अगर बात किया जाए दोस्तों कि भारत के उत्तरी मैदान में अगर मिट्टी के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है, तो भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यह देश की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। क्या है? ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। और इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र हैं दोस्तों, यानी कावेरी डेल्टा तक ये पाया जाता है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से ये कावेरी डेल्टा तक के क्षेत्र तक फैला हुआ है और ये सबसे उपजाऊ भारत की भूमि है या मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। बैग्यूल धारा। ठीक है, बैग्यूला धारा किस महासागर की शीतल धारा? तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये शीतोष्ण धारा है यानी शीतल धारा है और ये बैग्यूला धारा पूछ रहा है। तो अगर बैग्यूला धारा पूछा जाए तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह एक ठंडी जल धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है? अफ्रीका। ठीक है,
अफ्रीका के जो वेस्ट होता है, वेस्ट तट होता है, उसके सारे सारे होते हुए दोस्तों उत्तर की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है तथा आगे जाकर दक्षिण से विस्तृत रेखीय धारा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी है, बेगुओला धारा, और ये कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप दोस्तों वीडियो पे बने हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ जो है कि आप वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। अब 15 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। अब पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य के सर्वाधिक निकट है। तो अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए दोस्तों, तो भूमध्य रेखा और भूमध्य जो रेखा है ये इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट के सर्वाधिक निकट है। ये जो भारत का इंदिरा पॉइंट है वो सर्वाधिक निकट है। और जो ये आपका अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी किधर है, तो चाहे इंदिरा पॉइंट दोस्तों किधर है, तो ये हम बताते हैं कि भूमध्य रेखा के किधर, दक्षिण की तरफ, सॉरी, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है तथा यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन होता है, आपका इंदिरा पॉइंट होता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बड़ा कर लेते हैं और 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। देखिए, भारत में दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थ की व्यवस्था में दोस्तों तीन जो है कि स्तर मिलते हैं, तीन, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि तीसरे में सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आता है, किसी को जवाब देना। तो अगर बात किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में जो आते हैं वो परिवहन, संचार और होटल। क्या आते हैं, परिवहन, संचार एवं होटल। इसके साथ बैंकिंग तथा सीमा भी आती है दोस्तों, इसके साथ साथ बैंकिंग भी आती है, बैंकिंग भी आती है तथा बीमा भी आता है तथा लोक प्रशासन सुरक्षा, लोक प्रशासन सुरक्षा भी दोस्तों इसमें सम्मिलित है। खनन एवं उत्खनन, वानिकी एवं मात्स्यिकी तथा आदि जो है ये खनन, उत्खनन और वानिकी एवं मात्स्यिकी ये जो दोस्तों संबंधित है, ये जो है कि प्रथम से संबंधित है, प्रथम क्षेत्र से यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 और 2 दोस्तों किस में मिल रहा है, सी वाले में, तो इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, नहीं वाले प्रश्नों को जरूर देखेंगे क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं, तो कभी कभी नहीं वाले प्रश्न जो है कि दोस्तों हमसे आसानी से छूट जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम लोग जब ध्यान नहीं देते तो एक नंबर जो है कि हम लोग का गलत हो जाता है, मेरा खुद का गलत हो जाता है, तो इसका जो है कि बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर 17 का बात किया जाए दोस्तों, तो कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है कि समिति जो दी गई है वो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर रंगराजन समिति की बात किया जाए दोस्तों, तो रंगराजन जो समिति है वो किससे संबंधित है, भुगतान और संतुलन से संबंधित है। अगर गायपुरिया समिति की बात किया जाए तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगर नानजुनदपा समिति की बात किया जाए तो ये रेलवे किराए से संबंधित है। लेकिन जो रेखी समिति है दोस्तों, ये जो है कि संबंधित नहीं है, इससे निर्यात और आयात के सरलीकरण से नहीं संबंधित है। जबकि ये देखिए, रेखीय समिति जो है दोस्तों अप्रत्यक्ष से संबंधित है, न कि निर्यात से। अप्रत्यक्ष जो है, देखिए, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखी समिति जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन सा, रेखी समिति। बाकी सब समितियां जो है कि सुमेलित हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। अगर मानव विकास सूचकांक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मानव विकास के निर्माण में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये शामिल होता है। जीवन प्रत्याशा भी शामिल होती है। अगर बात किया जाए दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन तथा व्यक्ति साक्षरता जैसे भी दोस्तों पद जो है कि इसमें शामिल होते हैं। तो अगर बात किया जाए तो ये चारों इसमें जो है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की भी गणना की जाती है, जीवन प्रत्याशा भी देखा जाता है, व्यक्ति साक्षरता भी यहाँ पे देखी जाती है, और उसी से मानव विकास का सूचकांक दोस्तों तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बहुत बार प्रश्न दोस्तों आया हुआ है पेट में, और जो है कि बिहार से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम होते हैं उसमें भी इस तरह के प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक की बात किया जाए, ठीक है, तो 19 का जो आंसर होगा आधुनिक अर्थशास्त्र के रूप में दोस्तों एडम स्मिथ को माना जाता है।
फिर 20 देखेंगे, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? अगर हिंदू समृद्धि दर की बात की जाए तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये समृद्धि दर जो होती है सकल राष्ट्रीय आय पे संबंधित होती है। अब आगे चलेंगे और अगला देखेंगे 21 नंबर के प्रश्न को। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्ताव किसने रखा? अगर प्रस्तावना की बात किया जाए दोस्तों तो भारत का 1946 ईस्वी को प्रस्तावना दोस्तों पेश किया गया, ठीक है। और ये प्रस्तावना दोस्तों अगर बात किया जाए तो किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। और ये 13 दिसंबर अगर बात किया जाए 1946 को प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया। और उस समय जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था और इसी ने संसद में पेश किया लोगों के सामने। और संविधान के उद्देश्य को प्रसारित करती है तथा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसको बदला नहीं जा सकता है। जो प्रस्तावना है उसको बदला नहीं जा सकता है, भले उसमें और शब्दों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जा सकता है। तथा इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए आप जो है कि न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो प्रस्तावना के शब्द हैं इनको बदले नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो प्रस्तावना की पूरी भावनाओं को ही समाज में नहीं दिखाया जाता है। जैसे आप अगर बात की जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता भारत में प्रस्तावना के अनुसार अब लगभग रही नहीं गई है, क्योंकि लोग एक जो है कि विशेष धर्म के प्रति ज़्यादा जो है कि उत्सुक हो रहे हैं और बाकी सब धर्मों को नीचा दिखाया जा रहा है। तो ये एक प्रस्तावना की अवहेलना है। ऐसा किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी नागरिक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना में जो लिखे गए हैं शब्द उनको बदलना भी नहीं चाहिए और उनको बदला भी नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अब इन बातों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलेंगे अब अगला जो प्रश्न है 22 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए 22 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श करता है? देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों ये भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। अगर पूछा जाए कि भारत का कानूनी सलाहकार कौन होता है तो वो होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों कि जब सरकार में अगर होता है यानी जो राज्य सरकार में होता है वो कौन आपको जो है कि इस तरह के कानूनी सलाह देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, ठीक है। अगर दोस्तों अगर बात की जाए अटॉर्नी जनरल का किस में होता है तो वो केंद्र सरकार में होता है। और महाधिवक्ता की अगर बात की जाए तो ये स्टेट लेवल का होता है जो कानूनी सलाहकार देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था? अगर संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए के.एम. मुंशी थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, बी.एन. राव थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर 23 की बात किया जाए दोस्तों तो बी.एन. राव को कानूनी संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। उस समय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय जब संविधान सभा बनाया गया था तो उसमें संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी को चुना गया था, ठीक है। कौन थे? बी.एन. राव, ठीक है। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। दोस्तों ये फैक्ट आपको पता होगा कि नहीं होगा, बी.एन. राव ने क्या किया था, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था तथा प्रमुख देशों के संविधान के कुछ अवयवों को भारतीय संविधान में शामिल करने का भी सुझाव दिया था, ठीक है। और ये कौन थे सलाहकार? बी.एन. राव, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान को कॉपी पेस्ट किया गया। दोस्तों अगर कॉपी पेस्ट भी किया गया है तो वहाँ की उधर जो है कि सरकारों की एकदम सही बातें जो हैं हम लोग के भारत में जो होती हैं उन्हीं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो हम लोग के जैसे संविधान अभी भारत के संविधान जैसा अभी विश्व में कोई संविधान नहीं है दोस्तों, ठीक है। 24 नंबर के प्रश्न को देखें। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए अगर पूछा जाए दोस्तों कि अनुच्छेद 108 में क्या संबंधित है तो 108 में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो उस समय जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो उसका जो अध्यक्षता करता है दोस्तों वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन उनकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। याद रहेगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। 25 नंबर। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था? अगर शुभारंभ की बात किया जाए तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किए थे। जवाहरलाल
नेहरू, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने किया था और राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले में किया था। और जो है कि 1959 में ही इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। इसको 2 जगहों पे लागू किया गया, एक बार राजस्थान में और एक जो है कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला जो है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए दोस्तों, जब नमक सत्याग्रह हो रहा था दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के नमक सत्याग्रह की बात की जा रही है, न कि ये उत्तर भारत की। और उत्तर भारत में दोस्तों कौन थे, ये किए थे आपके गांधी जी, ठीक है, गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ जो है कि नमक सत्याग्रह को तोड़ा था जाकर के 6 अप्रैल को 1930 को। और स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और इधर बात किया जाता है दक्षिण भारत में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसके वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़े व्यक्ति जो थे राष्ट्रवादी नेता, वो कौन थे, तो उनकी अगर बात किया जाए दोस्तों तो वे थे सी राजगोपालचारी। अगर इसमें आंसर होगा तो सी राजगोपालचारी आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और उन्होंने ही सत्याग्रह का वहां पे नेतृत्व किया था, कहाँ पे, दक्षिण भारत में। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला का अभ्यास रूप में कहाँ सीखा। देखिए, जो गांधी जी सत्याग्रह करते थे उसको उन्होंने सीखा था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से सीखे थे, दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने सीखा था 1906 में। और ये 1906 में अगर बात किया जाए तो 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है कि दक्षिण अफ्रीका में ही इसका प्रयोग किया था। और ये सत्य के लिए संघर्ष भी करते हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी गांधी जी लिखे। सच के साथ मेरा प्रयोग भी इन्होंने ही लिखा था। तो 1893 की अगर बात किया जाए, 1893 में व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की, यानी कौन थे, अब्दुल्ला के मुकदमे में, दादा उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उन्हीं के मुकदमे में पैरवी के लिए गए थे। पैरवी के लिए कहाँ गए थे गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ही वो सत्याग्रह करना सीखे थे। अब आगे चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन है दोस्तों वो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय। और ये एक लोकप्रिय जो है कि वायसराय थे और ये बहुत अच्छा जो है कि कार्य करके भारत में गए। अगर बात किया जाए दोस्तों तो वास्तविक जो जनगणना होती है 1881 में उन्होंने ही प्रारंभ किया था, ठीक है। और नियमित जनगणना भी पूछा जाता है, तो ये अगर वास्तविक जनगणना पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और 1882 में जो स्वशासन इन्होंने दिया 1882 में प्रस्तुत किया, ठीक है। और 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी इन्होंने ही दिया। अगर फैक्ट्री अधिनियम की बात की जाए तो 1881 में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी दिया। तथा सिविल सेवा में प्रवेश हेतु इन्होंने 19 वर्ष की जो आयु है उससे बढ़ा करके ये कब कर दिए, 21 वर्ष कर दिए। और 1882 का अगर बात किया जाए दोस्तों तो 1882 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने ही पारित किया था। और इलवर्ट बिल विवाद भी इन्होंने ही क्या किया था, समाप्त किया था, लॉर्ड रिपन। तो इतने सारे जो है कि इनके फैक्ट आपको देखने को मिल गए एक ही प्रश्न में। तो अगर दोस्तों प्लीज़ अगर आपको बता दें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 29 नंबर के प्रश्न को। किस गवर्नर जनरल ने जिला अधिकारी पद का सर्वप्रथम गठन किया। अगर जिला अधिकारी की यानी जिला अधिकारी की बात किया जाए तो कौन से जो गवर्नर जनरल थे कि जिला अधिकारी का पद जो है सर्वप्रथम गठन किया, तो इसके लिए बात करते हैं तो जो वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक एक फौजदारी यानी सदर ए निजामत अदालत जिसे बोला जाता था उस समय, तथा एक दीवानी अदालत जिसे सदर ए दीवानी अदालत की स्थापना किया। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए अगर बंगाल का बात किया जाए प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और भारत का बात किया जाए दोस्तों तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, वारेन हेस्टिंग ही था। और प्रथम भी कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया, जनरल ने ही जिला अधिकारी पद को इन्होंने सृजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखो 1897 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1897 ईस्वी में। और इसके जो स्थापना करता थे वो स्वामी विवेकानंद थे। और ये राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगर पूछा जाए किसके शिष्य थे तो राम कृष्ण परमहंस,
ये रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, शिष्य थे। तथा इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों, अगर स्वामी विवेकानंद का अगर वास्तविक नाम पूछा जाता है तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक है, नरेंद्र नाथ इनका जो कि नाम था इसका। और देखिए ये जो मानवतावादी विचारक थे, क्या थे दोस्तों, मानवतावादी विचारक थे। तथा इन्होंने व्यक्ति का परम कर्तव्य बताया, जो सेवा करना है दोस्तों मानव की, वो सबसे व्यक्ति का परम कर्तव्य है। किसने बताया, स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो है कि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बी। अब आगे चलते हैं 30 नंबर को। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे। देखिए हुमायूं का मकबरा जो बनाया गया दोस्तों, ठीक है, उसको बनाने वाले कौन थे। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार अगर बात की जाए तो मीरक मिर्जा ग्यास, जिसे गियाथ भी कहा जाता था। तो मीरक मिर्जा ग्यास, जिसे गियाथ के नाम से जाना जाता था। और हुमायूं का मकबरा अगर दोस्तों बात की जाए तो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में। क्या स्थित है, दिल्ली में। और इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। देखिए इसको खुद इन्होंने नहीं करवाया था, किसने करवाया था, इनकी औरत जो थी जिनका नाम था हाजी बेगम। हाजी बेगम, इन्होंने ही दोस्तों इसका हुमायूं के मकबरे का दिल्ली में निर्माण करवाया था। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, मीरक मिर्जा ग्यास। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चलता है, देखिए आज जो है दोस्तों कुछ डीपली भी हम लोग दोस्तों प्रश्नों को देखते जा रहे हैं। तो प्लीज़ जो है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है कि लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस तरह के प्रश्न जो है कि सभी को फायदे कहीं ना कहीं हो सके। ठीक है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया। अगर बात किया जाए दोस्तों कि शेर शाह जो सूरी था वो किसको पराजित किया, तो अगर बात किया जाए दोस्तों शेर शाह सूरी कन्नौज, यानी जिसे बिलग्राम युद्ध के बारे में जाना जाता है, बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 ईस्वी में। कब, 1540 ईस्वी में किसको पराजित किया था, हुमायूं को पराजित किया था। और शेर शाह के अगर बचपन का नाम पूछा जाए कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो इसका शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था दोस्तों। क्या था, फरीद। और अगर इसके पिता का बात किया जाए तो इसके पिता थे हसन खां। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। अगर राजकुमार खुर्रम के बारे में बात की जाए तो राजकुमार खुर्रम जो है दोस्तों, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शाहजहां कहलाया। क्या कहलाया, शाहजहां। तो अगर पूछा जाए कि राजकुमार खुर्रम किसे कहा जाता है, तो शाहजहां को ही कहा जाता है। ठीक है, यह जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था। अगर किसका पुत्र था, जोधाबाई का, जोधाबाई का क्या था, पुत्र था। और इनके और किस नाम से जाना जाता है, जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। और शाहजहां का विवाह अगर पूछा जाए दोस्तों, शाहजहां का विवाह किससे हुआ था, मुमताज। ठीक है, और इन्हीं के याद में दोस्तों आपका आगरा में खूब सुंदर प्यार की निशानी क्या है, ताजमहल। क्या है, ताजमहल। और इन्होंने ही अपनी औरत की याद में, मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो दोस्तों खूब जो है कि प्रश्न घूम घूम के आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें जो है कि कौन संबंधित नहीं थे। तो देखिए अगर बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लियाड़ी, अशफाक उल्ला खां, ये सभी जो है कि काकोरी कांड से संबंधित है। और काकोरी कांड एक ट्रेन डकैती थी। और दोस्तों इस काकोरी कांड को दोस्तों बदल करके नाम जो है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इनका नाम को जो है कि बदल दिया। और इसमें जो शामिल नहीं थे तो वो शामिल नहीं थे सुरेश सेन। ठीक है, अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसने की। तो अगर लोथल खुदाई की बात की जाए तो ये खुदाई कब हुआ था, 1955 से 1962, 1955 से 1962 के दौरान की गई। और लोथल के गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल है, लोथल की खुदाई किया गया था। ठीक है, और ये लोथल की खुदाई SR राव ने किया था। किसने किया था, SR राव, जिनका फुल फॉर्म होता है इस SR राव का रंगनाथ राव। ठीक है, अगर कहीं इस तरह दिया हो तब भी मारेंगे, या SR राव दिया हो तब भी जो कि दोस्तों हम लोग सही मारेंगे। ठीक है,
यहाँ से देखो, यहाँ से डॉकयार्ड के मिलते हैं दोस्तों। लोथल को डॉकयार्ड भी कहा जाता है, बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ फारस की मुहर भी मिली है। क्या मिली है? फारस की मुहर भी यहाँ से मिली है। और मनके बनाने के जो कारखाने हैं दोस्तों, मनके बनाने, और मनके क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने भी कहाँ से मिले हैं दोस्तों? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी आप याद रखेंगे फैक्ट को। अब आगे चलते हैं। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में स्थित है? ये दोस्तों भूगोल का प्रश्न है। अगर पूछा जाए कि देखो, बहुत ठंडे प्रदेश हैं, चाहे ठंडी स्थान है वहाँ। और जैसे मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत की दो संस्थाएं, जिसका नाम एक का है मैत्री और एक का है दक्षिणी गंगोत्री। और ये शोध संस्थाएं दोस्तों शामिल की गई हैं। और ये किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में है, क्योंकि अंटार्कटिका पे बहुत भारी ठंड होता है। और इस तरह के जो कि कुछ प्रयोग करने के लिए भारत ने अपने लैब जो है कि वहाँ पे स्थापित किए हैं। अगर बात किया जाए जोग जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अगर जोग की बात किया जाए दोस्तों तो ये शरावती नदी पर स्थित है। और ये जोग प्रपात पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है कर्नाटक। और इसकी ऊंचाई दोस्तों अगर बात किया जाए जोग प्रपात की, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर इसकी जो है कि ऊंचाई है। अब चलेंगे 38 नंबर के प्रश्न को, और 38 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। मृतक घाटी जानी जाती है, इसकी क्या होती है? देखिए 38 का अगर देखा, मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। और यह यूएसए के कैलिफोर्निया, अगर बात की जाए कहाँ पाया जाता है, तो यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। और गर्मी के मौसम में इसे डेथ वैली का तापमान, यानी इसका जो तापमान होता है मृतक घाटी, इसको डेथ वैली भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसका जो तापमान होता है गर्मियों में 54 डिग्री सेल्सियस या लगभग 130 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है दोस्तों। सोच लो, 54 डिग्री बहुत है। और अभी जो है कि भारत में लगभग 40 या 45 डिग्री तक इस साल जो है कि टेम्परेचर देखने को मिला। ठीक है, यह अमेरिका का निम्नतम स्थान भी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अत्यधिक उष्णता के लिए डेथ डिजर्ट जाना जाता है। अब देखेंगे नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? देखिए नेपच्यून को भी नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन एक और ग्रह है जिसे नीला कहा जाता है। तो नीला अगर बात किया जाए दोस्तों, तो नीला ग्रह हम लोग पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। तथा मेथेन गैस की अधिकता के कारण वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। एक वरुण ग्रह है। ठीक है, वरुण को क्या कहा जाता है? वहाँ पे मेथेन जो होती है दोस्तों, मेथेन गैस बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। किसे? आपको वरुण को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए बुशमैन आदिवासी जनजाति होती है दोस्तों, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जो जनजाति है वो पाई जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। वो दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और वो जो मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों बुशमैन आदिवासी जनजाति पाई जाती है। और इसका विस्तार जो है दोस्तों बोत्सवाना तक का, बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका तक है। याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। भारत में किस राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी जा सकती है? देखिए किसी राज्य की विधि जो होती है दोस्तों, उसको संवैधानिक चेतावनी चाहे चुनौती कैसे दी जा सकती है, चाहे किसके द्वारा दी जा सकती है? तो देखिए उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में इसकी चुनौती दी जा सकती है। अगर राज्य सरकार की कोई विधि है और उसकी वैधता को अगर चुनौती देना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालय में आप जा सकते हैं। इनमें से कर कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अगर बात किया जाए दोस्तों 42 का, तो कर अनुच्छेद 153। ठीक है, तो अनुच्छेद अगर 153 से बात किया जाए तो ये राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, सही है भैया। अब देखेंगे अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल। तो 154 जो संबंधित है दोस्तों, वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यानी कार्यकाल की बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 162 की बात किया जाए तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है। तो कार्यपाल शक्ति का क्या करना है? विस्तार करना है, यानी ये भी गलत हो गया। अगर 153 की बात किया जाए दोस्तों, तो 153 होता है उसमें राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित
यहाँ पे आपके संबंधित है या और यहाँ पे 153 में मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है, तो ये जो है कि ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर नंबर 42 का क्या सही हो जाएगा? ए 42 का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न को देखते हैं। अब लगभग दोस्तों हम लोग आधे प्रश्नों तक आ चुके हैं। अब और जो है कि बाकी 40 प्रश्न बचे हैं, उनको भी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है कि आपका धन्यवाद। और आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं लास्ट तक जो है कि वीडियो को देखा हूं। और इस तरह के जो कि वीडियो दोस्तों आपको, अगर आपका सपोर्ट सही रहा तो डेली जो है कि कुछ ना कुछ सेट्स आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। तो अपना साथ बनाए रखिए। अब चलिए आगे चलते हैं। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, जो गणपूर्ति होना चाहिए दोस्तों 1/10 होना चाहिए, यानी जितने सदस्य होते हैं सभी का 1/10 है। तो संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए इतनी गणपूर्ति काफ़ी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पूछ रहा है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? देखिए दोस्तों, जो ताजमहल है वो क्यों पीला हो रहा है? क्योंकि अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा में H2SO4 पाया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और चाहे सल्फर डाइऑक्साइड कह सकते हैं, चाहे सल्फर, ये इनमें से कौन सा जिम्मेदार है? उसको मेन पॉइंट में अगर देखा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और इन्हीं के कारण जो है कि दोस्तों हमारे ताजमहल का रंग बेरंग होता जा रहा है और ये पीला होता जा रहा है। और ये H2SO4 से संबंधित है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि दोस्तों आपका संबंधित हो जाएगा। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और जो है कि बाकी सब मिला करके क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न जो दोस्तों एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न है। तो ये प्रश्न सीटेट में भी, अगर आप सीटेट की तैयारी करे होंगे और एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो जरूर जो है कि इस तरह के जो है कि प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो फाख्ता पक्षी है दोस्तों, ये क्या करता है? कैक्टस के कांटों के बीच में अपना मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो इसका जो कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फाख्ता पक्षी। दोस्तों बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जल्दी से जल्दी हम लोग सभी प्रश्नों को टच करने का प्रयास करेंगे। पूछ रहा है बगुला भैंस पर बैठता है। तो देखिए, बगुला भैंस पर जो बैठता है दोस्तों, वो बगुला और भैंस के बीच सहजीवी का संबंध होता है। और सहजीवी क्या होते हैं दोस्तों? किसी एक जीव के सहारे जो जीव जीते हैं उसे सहजीवी कहा जाता है। जैसे बगुला जो है भैंस पे बैठेगा और बगुला क्या करेगा? भैंस के जू को खा जाएगा और इससे जो है कि भैंस को भी लाभ होगा और बगुला का भी पेट भर जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा यह होगा, सहजीवी का संबंध पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते। देखिए, ये भी दोस्तों एनसीईआरटी से ही संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से ही संबंधित प्रश्न है। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, गलत है। इन नेत्रों भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो देखिए, फोकस कर देते हैं अलग बात है, लेकिन इसका जो मेन कारण है दोस्तों, अगर मेन कारण पूछा जाए 47 का, तो मेन कारण जो होता है अधिकांश पक्षियों का जो नेत्र होता है वो स्थिर होता है और अधिक घूम नहीं सकता है, इसलिए वो गर्दन को हमेशा क्या करते हैं? घुमाते रहते हैं। यहीं से 2 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से जो है कि पीछे घुमाता है? तो अगर झटके से इधर उधर की बात किया जाए दोस्तों तो वो होती है मैना। अगर पूछा जाए कि अधिकांश जो है कि अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो उसका अर्थ होता है दोस्तों, या उसका आंसर होता है उल्लू। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, तो इसका आप लोग देख लेंगे। मैं दोनों प्रश्नों को यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ आपके बीच में। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। ठीक है, तो देखिए, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? सब्जी के लिए भी। और इससे जो है कि हम लोग बीज जो होता है, इससे हम लोग तेल भी निकालते हैं। तो सरसों के जो बीज है दोस्तों, सरसों का हम लोग साग वगैरह भी खा लेते हैं और सरसों के बीज से हम लोग तेल भी निकालते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो अगर विश्व के बड़े सागर की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, कौन है? प्रशांत महासागर। अब आगे चलिए। किसने इंडिया गेट पुस्तक लिखी? इंडिया गेट पुस्तक के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो इंडिया गेट जो पुस्तक है
आपके किसने लिखा, यही आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। चाहिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपके एग्जाम में इंडिया गेट जो है कि किसकी पुस्तक है, ठीक है। एम.जे. अकबर की है, M.S. राणा की है, प्राण चोपड़ा की है, या लेसी फोबर्ग की है। 50 की बात करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा लेसी फोबर्ग। लेसी फोबर्ग जो है वो इंडिया गेट पुस्तक की लेखक है। अगर 51 की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम कोटि का कोयला है, तो अगर उच्चतम कोटि के कोयले की बात की जाए तो ये होगा आपका एंथ्रेसाइट। इसमें जो है कि कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और ये जो दोस्तों आपका उच्च कोटि का कोयला कहलाता है। पूछा जा रहा है बगदाद किस नदी के तट पर बसा है, तो बगदाद दोस्तों आपका बी यानी टिग्रिस यानी टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य के सिद्धांतों पर आधारित है, तो शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये आपका भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है। पुराग नामक रंगीन त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, तो पुराग का जो रंगीन त्यौहार है दोस्तों ये मनाया जाता है मिसिंग के द्वारा, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों हम लोग सभी प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते जाएंगे क्योंकि हम लोग के पास दोस्तों अब टाइम बहुत कम बचा है और बैटरी भी आप देख रहे होंगे, तो अभी जो है कि लगभग 30 या 32 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। कुछ डिस्कस करने के लिए इसमें रह नहीं गया आप, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ये बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो इसका जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। विश्व का सबसे मूल्यवान चित्र मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, तो अगर बोला जाए कि मोनालिसा द्वारा बहुत ही सुंदर जो मोनालिसा की पेंटिंग थी दोस्तों उसको किसने बनाया था, तो लियोनार्ड डा विंची, ठीक है। लियोनार्ड डा विंची ने ही दोस्तों इसका जो है कि बनाया था मोनालिसा का चित्र, ठीक है। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ओबरा उसमें विद्युत केंद्र है, नई प्रस्खलित शाला है, नई एल्युमिनियम संयंत्र अभ्यारण्य। तो ओबरा जो है दोस्तों उसमें विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है और ओबरा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और लगभग MP के बॉर्डर पे होता है, तो इससे ओबरा जो है कि इसका आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है, ठीक है। लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों वो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में स्थित है। ओलंपिक के झंडे में यानी ओलंपिक का जो झंडा है कितने रंग होते हैं, तो ओलंपिक के झंडे में दोस्तों 5 रंग पाए जाते हैं। किसका जन्म दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो दोस्तों महात्मा गांधी, क्योंकि दोस्तों अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। अब आगे चलते हैं और अगला जो है कि अब विज्ञान के प्रश्न हमको लग रहा है देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण जी के मान में वृद्धि होगी, देखिए जी का मान दोस्तों कब बढ़ता है, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। तो अगर वृद्धि की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, तो अगर वृद्धि की बात किया जाए तो ध्रुवों पर जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है यानी वृद्धि होती है, और भूमध्य रेखा यानी जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पे जी का मान क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है, यानी भार किसी वस्तु का शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबक का बात किया जाए दोस्तों तो वो है आपका बिस्मथ। एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये 10 का टॉपिक है, 8 का टॉपिक है, सब में आप लोग पढ़े होंगे। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, देखिए अगर दोस्तों एक अम्ल है और एक क्षार स्थित हो, ठीक है, तो उनके बीच जो अभिक्रिया होती है वो होती है उदासीकरण अभिक्रिया। प्रोटॉन की खोज अगर दोस्तों बात की जाए, प्रोटॉन ईटा पर नाचे आप लोग याद करेंगे, तो ई से इलेक्ट्रॉन का टॉमसन, प से दोस्तों परमाणु, ठीक है, प्रोटॉन की खोज दोस्तों अगर बात की जाए तो ये रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अगर इसकी खोज की जाए दोस्तों तो इसके खोजकर्ता कोई और है, ठीक है, और लेकिन प्रोटॉन की जो खोज किए थे वो रदरफोर्ड किए थे, ठीक है। और आगे चलेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे। सर समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। देखिए परमाणु भार जो है कि समान है, यानी ऊपर के जो है कि समान है। जैसे अगर बात की जाए तो ये अगर एक माना जाए 1x पे 2 तो यहाँ भी 2x पे 2 हो जाएगा।
यानी ऊपर का क्या है, भार समान है तथा परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं, तो इसे कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो इसका जो क्या आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ए। अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को हम लोग खत्म कर देते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जाता है किस उद्योग में, ठीक है। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है दोस्तों, यानी 68 नंबर का प्रश्न, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग हम लोग पटाखे के निर्माण में करते हैं। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। फूट एंड माउथ जो होता है वो दोस्तों किसके कारण होता है, विषाणु के, जीवाणु के, फंगी के, प्रोटोजावा के कारण। तो 69 का आपका ऑप्शन हो जाएगा विषाणु के द्वारा फैलने वाला फूट एंड माउथ रोग है। अब आगे चलते हैं, 10 प्रश्न और रह चुके हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईजीसी का आविष्कार किसने किया था। तो अगर ईजीसी के निर्माण की बात की जाए तो विलेम एंथोवेन ने किया था, ठीक है, एंथोवेन। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है दोस्तों। तो मनुष्य के मस्तिष्क जो बटे होते हैं वो 3 भागों में बटा जाता है, एक अग्र, एक पश्च, एक मध्य, ठीक है। 3 भागों में जो है कि हमारा मस्तिष्क बटा होता है। पूछ रहा है एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं। तो कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका संश्लेषण द्वारा, कोशिका प्रयोजन द्वारा और विखंडन द्वारा। तो इसमें अगर बात करें दोस्तों तो ये कोशिका विभाजन के द्वारा अपने क्या करते हैं, जनन करते हैं। जैसे अगर अमीबा की बात किया जाए दोस्तों तो अमीबा में जो होता है दोस्तों विखंडन होता है। एक अमीबा अपने नाभिक को 2 भागों में बांटने का प्रयास करता है और आगे चल के 2 भागों में बट करके एक वयस्क जो है कि बेबी का निर्माण करता है, यानी 1 से 2 जो है कि यहाँ निर्मित हो जाता है, और ये आपके एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। दूध के पीएच की प्रकृति क्या है, यानी दूध के पीएच की प्रकृति क्या है, थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय, ठीक। तो अगर 73 की बात करें दोस्तों तो ये जो थोड़ा सा अम्लीय होता है, दूध जो होता है थोड़ा सा अम्लीय होता है। अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा दोस्तों तो दूध आपका फट जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। ल्यूसीफेरिन, हीमोग्लोबिन, फ्लोवोनोइड्स, ठीक है, मेलेनिन। तो अगर बात किया जाए दोस्तों कि मानव का जो त्वचा का रंग है वो किसके द्वारा आता है, तो वो आता है दोस्तों मेलेनिन के द्वारा। ये आगे देखेंगे। और अगला प्रश्न, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है, ठीक है। इटाई जो होता है दोस्तों कैडियम के कारण होता है। अगर 75 की बात किया जाए तो 75 का जो आपका आंसर होगा त्वचा शोथ, ठीक है। डर्मेटीज जो होता है वो आपका किससे होता है, त्वचा शोथ, ये निकेल से होता है, ठीक है, डर्माटिटीज, ठीक है। अब देखेंगे 76 नंबर के प्रश्नों को। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों, क्योंकि बिहार से संबंधित है और बिहार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। तो ये ठाकुरगंज से संबंधित है। पहली बार चाय बागानों की स्थापना ठाकुरगंज से संबंधित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किए थे दोस्तों वीर कुंवर सिंह, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। नालंदा, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, पूर्वी चंपारण। तो देखिए जो भारत के बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बस केवल एक ही है, और वह कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगर दोस्तों आप अभी तक वीडियो पा गए हैं तो प्लीज़ जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1962 की अगर बात की जाए तो पटना शहर में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करने वाली कंपनी थी। उस कंपनी का नाम था दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या की पटना शहर पर स्थापित किया अपना पहला फैक्ट्री। आज का कि दोस्तों लास्ट प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न आपका होगा आज का आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात किया जाए दोस्तों तो ये हमको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार के पेपर देने जा रहे हैं। तो इस तरह की जो कि बातें ज़रूर याद रख के जाइएगा। तो वो थे दोस्तों श्री कृष्ण सिंह,
ठीक है, कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ जो है कि अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए जो है कि ज़रूर कमेंट में बताएं कि सर इस तरह की वीडियो आप और बनाइए जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।